हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका ध्रुवा क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि संविधान का ये लेक्चर चल रहा है, एक सीरीज चल रहा है और उसमें हम लोग 8 तक भाग 8 तक हम लोग कवर कर लिए हैं। और भाग 9 का ये जो फर्स्ट लेक्चर है, इसमें हम लोग देखेंगे पंचायत, जो कि एक एक ही इसमें अनुच्छेद दिया गया है, लेकिन ये अनुच्छेद बहुत ही बड़ा है। इसमें संशोधन करके बहुत सारे इसमें अनुच्छेद को जोड़ा गया है। तो इसमें हम लोग देखेंगे और एक-एक अनुच्छेद पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अगर आप वीडियो पर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर देखिए वीडियो अच्छा लगता है तब। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचायत राज व्यवस्था। चूँकि ये जो भाग 9 है, इसका नाम ही है पंचायत, ठीक है? इसका नाम ही है भाग 9 का पंचायत। तो इसमें जो दिया गया है पंचायत राज व्यवस्था है, यानी गाँव के बारे में इसमें बताया गया है। गाँव ग्रामीण क्षेत्र होता है और शहरी क्षेत्र में किस तरह का विकास होता है, वहाँ पर कैसे जैसे प्रधान का चुनाव कैसे होता है, ब्लॉक स्तर पर चुनाव कैसे होता है, नगर निगम जो नगर पालिकाएँ होती हैं उसमें कार्य कैसे किया जाता है। ये बहुत ही विस्तृत रूप से जो कि एक वीडियो मैंने बनाया हूँ, अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगा, जाकर आप वहाँ से पूरी जानकारी ले सकते हैं। जो पंचायत का हिस्ट्री था, पहले पंचायत जो भाग 9 था, इसको संवैधानिक यानी दर्जा प्राप्त नहीं था। ये संवैधानिक रूप से लागू नहीं था भारत में। ये केवल ये केवल भाग 4 का यानी राजनीति निदेशक तत्व में इसे डाला गया था, लेकिन इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था। तो इसे कैसे समितियाँ 4-4 समितियाँ लाई गई थीं। जैसा कि अगर आप देखे होंगे, कहीं पढ़े होंगे, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, फिर से पी.के. युगन समिति। तो युगन समिति जो था, ये पी.के. युगन समिति, यही लास्ट ऐसा समिति था जो गठन किया गया था, जो पंचायत राज व्यवस्था पर लागू होने पर ये कामयाब रहा है। और ये 3 स्तरीय में लागू हुआ। ये कैसे लागू हुआ, ये आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। और इसमें हम लोग इस वीडियो में ये जो संविधान जो हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटी का, इसमें केवल हम आर्टिकल को ही कवर करेंगे। इसमें जो हिस्ट्री है उसको अभी इसमें कवर नहीं कर रहे हैं। जाकर आप उस हिस्ट्री को आप देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं पंचायत राज व्यवस्था प्रणाली, जो कि गाँव में कैसे व्यवस्था प्रशासनिक व्यवस्था होती है। जो गाँव को बोला जाता है पंचायत, ग्रामीण क्षेत्र में जो लागू होता है, शहरी क्षेत्र में नगर पालिका बोला जाता है। देखिए सबसे पहले ऊपर आता है केंद्र। केंद्र सबसे सर्वोपरि होता है। फिर से उसके अंडर होता है राज्य सरकार। राज्य सरकार के अंडर होता है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन का मतलब है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी जो छोटे-छोटे यानी गवर्नमेंट जो होती हैं, यानी उस गवर्नमेंट ना कहकर ये स्थानीय स्वशासन का मतलब यानी छोटे-छोटे जो गाँव में जिनका शासन चलता है, यानी प्रधान का शासन चलता है। नगर पालिकाओं में मेयर का हो गया, अध्यक्ष का हो गया। तो इनका जो शासन चलता है, इनको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोला जाता है। केंद्र में कौन बैठता है? प्रधानमंत्री बैठता है। राज्य में मुख्यमंत्री बैठता है। वैसे ही स्थानीय स्वशासन में ग्रामीण क्षेत्र में मुखिया बैठता है, शहरी क्षेत्र में मेयर बैठता है, पार्षद बैठता है, ऐसे अध्यक्ष बैठता है, ऐसे होते हैं। तो ठीक ऐसे ही हम लोग जो शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र में अंतर है, इसको स्पष्ट कर लेते हैं। और जो देखिए ग्रामीण क्षेत्र है, इसमें जो 3 प्रकार की होती हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला पंचायत। देखिए ये गाँव स्तर पर होता है, जिसमें प्रधान हो गया, मुखिया हो गया, जिसे बोला जाता है, सरपंच होता है, पंच होता है, यानी बीडीसी का जो चुनाव लड़े जाते हैं, वे बीडीसी होता है, वार्ड सदस्य होते हैं। पंचायत समिति या ब्लॉक स्तर पर होता है, जिसमें अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, ब्लॉक स्तर पर। जिला पंचायत में भी आप देखे होंगे अपने गाँव में, जो जब चुनाव आता है जिला पंचायत का, तो वे जिला स्तर पर ही इसमें चुनाव लड़ा जाता है। ये कैसे प्रशासनिक ढाँचा, ये इसमें कैसे काम किया जाता है, ये भी आगे आर्टिकल में आपको मिल जाएगा। जो शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र को नगर पालिका बोला जाता है, नगर पालिका के अंतर्गत आते हैं। और इसमें नगर पंचायत होते हैं, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम। तो नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम में जो होते हैं, इसमें मेयर, अध्यक्ष, चेयरमैन, इसमें नगर पंचायत में चेयरमैन होते हैं, नगर परिषद में अध्यक्ष होता है और चुनाव होता है। नगर निगम में मेयर का चुनाव होता है, ठीक है? नगर पंचायत में चेयरमैन का, नगर परिषद में अध्यक्ष का, नगर निगम में चेयरमैन का चुनाव होता है। तो यहाँ तक आप लगभग मोटा-मोटा कुछ-कुछ ज़रूर समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट हम चलते हैं, आर्टिकल्स को देखते हैं और आर्टिकल्स में क्या-क्या कहा गया है, ये भी हम लोग देखते हैं। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे 243 पंचायत राज व्यवस्था की परिभाषा। इसका मतलब क्या है? देखिए पंचायत राज व्यवस्था यानी क्यों किया गया था? इसका परिभाषा सबसे पहले 243 यही कहता है कि जो पंचायत राज व्यवस्था है, ये गाँव में लागू किया जाता है। और क्यों लागू किया गया है?
देखिए, पंचायत राज व्यवस्था का मूल सिद्धांत यही था, गाँव का विकास करना। उसमें गाँव के जो लोग हैं, वे कम शिक्षित हैं, उनकी जन भागीदारी यानी चुनाव में राजनीतिक तौर पर उनकी जन भागीदारी होना चाहिए, वे जागरूक होना चाहिए। इसलिए पंचायत राज व्यवस्था की यहाँ पर चर्चा की गई है और लागू किया गया है। और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना। विकेंद्रीकरण मतलब होता क्या है, यानी शक्ति, देखिए केंद्र के पास शक्ति होती है, राज्य के पास शक्ति होती है, यानी प्रधानमंत्री के पास शक्ति होती है, मुख्यमंत्री के पास शक्ति होती है। उसी तरह गाँव में भी कोई ना कोई तो चाहिए। मान लीजिए कहीं लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, कहीं कुछ भी अगर फैसला सुलझाना हो तो कौन कर सकता है? डायरेक्ट तो कोई आदमी हाई कोर्ट में जाएगा नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा नहीं। तो आखिर कुछ न कुछ उसका निस्तारण करने के लिए ये पंचायत राज व्यवस्था की लागू की गई। और इसमें विकेंद्रीकरण का मतलब यही है कि जो शक्तियों का बँटवारा यानी छोटे-छोटे स्तर पर की जानी चाहिए। जैसे यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक आपको यहाँ पर दिखाया है। ये मान लीजिए एक गाँव है, ये पूरा टोटल एक गाँव है, ठीक है? अब एक गाँव में आप कभी अब अगर आप गाँव में रहते हैं तो देखे होंगे कि बीडीसी का चुनाव होता है, बीडीसी का चुनाव होता है, ठीक है? तो ये वार्ड सदस्य जैसे अगर वो वोट माँगने आते हैं आपसे तो कहते हैं कि हम इस वार्ड संख्या से उठे हैं और इसका चुनाव चिन्ह है, इस पर आप वोट दीजिएगा। तो जिस वार्ड के आप रहेंगे, वहीं पर आप जाकर वोट डाल सकते हैं, ठीक है? ये तो हो गया बीडीसी का। लेकिन यहाँ पर दिखाया हूँ कि एक गाँव है और इसमें वार्ड संख्या कितना है, 7 है। और इसमें एक पंचायत बनाया जाता है, ग्राम पंचायत बनाया जाता है। एक गाँव का एक ग्राम पंचायत होता है, ठीक है? एक गाँव का एक ग्राम पंचायत होता है। यानी जो कुछ भी यहाँ पर भी सरपंच बैठते हैं, प्रधान बैठते हैं, मुखिया जिसे बोलते हैं गाँव का, वे ग्राम पंचायत में ही बैठते हैं। और यानी वार्ड संख्या के यदि यदि वार्ड 1 में कोई यदि वार्ड 1 में जितने लोग यहाँ पर यानी जो जनसंख्या है यहाँ पर, यदि कोई विकास कराना हो तो वो अपने बीडीसी को जाकर बोलेंगे, ठीक है? बीडीसी वो बंदा जो है, बीडीसी का सदस्य जो है वो प्रधान के पास जाएगा और बोलेगा कि ये हमारे वार्ड में ये काम कराना है। तो वो प्रधान जो होता है वो ब्लॉक में जाता है और ब्लॉक में वहाँ पर अपना लिस्ट देता है। और ये पहली बार जो जिस वार्ड में उसे काम कराना हो, कुछ-कुछ वार्ड का वो लिस्ट बना लेता है कि ऐसे वार्ड की पूरी एक लिस्ट बना लेता है, उसके बाद ब्लॉक में जाता है और उसका लिस्ट देता है। अगर ब्लॉक समिति चाहती है, तो उसमें ब्लॉक पंचायत जो कि होता है, ब्लॉक पंचायत में बहुत सारे गाँवों को जोड़ा जाता है। तो उसमें ब्लॉक अगर इसमें पैसा देती है, फिर से वो प्रधान अपने बीडीसी के थ्रू या अपने ही थ्रू उस वार्ड संख्या में काम कराती है। जैसे जल का समस्या हो गया, नाली का समस्या हो गया, नल का समस्या हो गया, ऐसे काम कराती रहती है, सड़क की समस्या होगी। तो ऐसे इसलिए पंचायत राज व्यवस्था बनाई गई। तो उम्मीद करता हूँ इतना समझ गए होंगे, ठीक है? अब चलिए हम लोग देखते हैं ग्राम सभा यानी गाँव के बारे में बात करते हैं। 243 ए 243 केवल ये एक ही अनुच्छेद था, लेकिन 243 ए में हम लोग देखेंगे इसमें क्या कहा गया है। तो 243 ए का कह रहा है कि ग्राम सभा का गठन करना, यानी गाँव का गठन करना, यानी छोटे-छोटे गाँव में इसको बाँट देना। कैसे बाँटेंगे ये भी ध्यान दीजिए। किस तरह गाँव को गाँव कहा जाता है, ग्राम सभा कहा जाता है। देखिए, ऐसे लोगों का समूह होता है जिसमें यदि मतदाता सूची में इसमें जितने भी जनसंख्या हैं, यदि 18 वर्ष से ऊपर हो गए हैं, यदि उनका मतदाता सूची में नाम आ गया है, पंजीकृत हो गया है, तो वो ग्राम सभा कहलाएगी। और वो यदि उनमें 200 या 200 से ज़्यादा जनसंख्या होती है, तो उसे ग्राम सभा बोला जाता है, ग्राम सभा बोला जाता है। यदि मान लीजिए कोई क्षेत्र है, ये कोई क्षेत्र है, इसमें 200 से या 200 से ज़्यादा लोग रहते हैं और उनमें जितने भी लोग रहते हैं 18 वर्ष से अधिक, यदि उनमें ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या पंजीकृत नाम हो गया है निर्वाचन आयोग में, तो वो जो क्षेत्र है वो ग्राम सभा कहलाती है, यानी गाँव कहलाती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 243 बी। 243 बी क्या कहता है, इसको हम लोग देखते हैं। इसमें कहता है पंचायतों का गठन करना। पंचायतों का गठन मतलब क्या दिया गया है कि जैसे एक गाँव ये हो गया, एक गाँव ये हो गया, एक गाँव ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये, ठीक है? ये जितने गाँव हैं, इन गाँवों का अलग-अलग अपना-अपना एक पंचायत होगा, ठीक है? अपना-अपना एक पंचायत होगा। जैसे इसका एक अलग अपना पंचायत होगा, ग्राम पंचायत होगा, इसका अपना ग्राम पंचायत होगा, ठीक है? और ये सभी जितने गाँव होते हैं, यदि 20 लाख से, ठीक है? यदि 20 लाख से ज़्यादा इनमें जनसंख्या है, इन गाँव में यदि 20 लाख से भी ज़्यादा जनसंख्या है, तो इनमें पूरी कंट्रोल कौन करता है? ब्लॉक करता है, ब्लॉक पंचायत कंट्रोल करता है। यानी जो भी विकास का काम करना हो, वो ब्लॉक पंचायत द्वारा इन गाँवों में किया जाता है। यदि 20 लाख से कम होती है, तो इनमें ब्लॉक पंचायत नहीं होता है, ठीक है? अब बात आता है
कि पंचायतों का गठन करने में क्या क्या उपयोगिता होती है। देखिए ग्राम पंचायत का गठन ये भी हम बता दिए। देखिए पंचायतों का गठन त्रिस्तरीय पर किया जाता है, यानी 3 स्तर पर किया जाता है। ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला पंचायत। और ये बलवंत राय मेहता समिति में त्रिस्तरीय पंचायत का गठन किया गया था, लेकिन वो सफल नहीं रहा। लेकिन बाद में फिर से यह जब युगन समिति आई तो उसमें ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला पंचायत ये त्रिस्तरीय ये सफल रहा और ये लागू होता जा रहा है और यही हुआ है लागू। तो ये ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत, और ये जो ब्लॉक होता है, इनका जो ब्लॉक होता है, इनके ऊपर भी जिला पंचायत होता है। और ये कहाँ से कनेक्ट होता है? जिला पंचायत। और ये जितने गांव होते हैं ये कनेक्ट होते हैं ब्लॉक से। ठीक है, तो इतना समझ गए। यदि 20 लाख से भी जनसंख्या कम है, 20 लाख से कम होती है जनसंख्या, तो ब्लॉक पंचायत हट जाता है, केवल ग्राम पंचायत और जिला पंचायत होती है। उम्मीद करता हूँ कि इतना समझ गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट आर्टिकल को देखते हैं। ये कह रहा है कि 243C पंचायतों की संरचना। पंचायतों की संरचना का मतलब ये है कि जो हम लोग यानी 3 स्तर पर पंचायती जो बलवंत राय मेहता की समिति सबसे पहले कही गई थी, फिर से जो युगन समिति था, पीके युगन समिति, उसमें त्रिस्तरीय पर जो पंचायत समितियां थीं, पंचायत की संरचना थी, उसे स्वीकार किया गया। तो इसी में दिया गया है पंचायतों की संरचना, जो ग्राम पंचायत, जिला समिति, जिला परिषद। तो जिला परिषद को ही जिला पंचायत बोला जाता है। देखिए ग्राम पंचायत में गांव होता है, गांव, ये गांव सब हो गया। तो एक गांव में एक ग्राम पंचायत होता है, एक गांव में एक ग्राम पंचायत, एक ग्राम में एक ग्राम पंचायत होता है। ये तो हो गया। अब इन गांवों को मिलाकर एक पंचायत समिति होता है, जिसे ब्लॉक स्तर पर बोला जाता है, ब्लॉक। ठीक है, ब्लॉक बोला जाता है। अगर इस गांव में कोई काम कराना हो तो ये अपना फाइल लेकर यहाँ ब्लॉक में जाएगा काम कराने के लिए, फंड लेने के लिए। ये गांव का मुखिया इसी तरह जाएगा। जिला परिषद में ये होता है कि ये जो ब्लॉक होते हैं, ये सभी ब्लॉक होते हैं, जो अलग अलग ब्लॉक होते हैं गाँव का, ये जाते हैं जिला में, यानी डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, जिला परिषद में, यहाँ पर फंड लेने के लिए। तो यही होता है पंचायतों की संरचना, और इसे अलग अलग करके हम लोग देखेंगे। अब सबसे पहला आता है कि ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में क्या होता है? देखिए ग्राम पंचायत ये एक गांव हो गया, इसमें छोटे छोटे वार्ड बांट दिए जाते हैं। जैसा कि आप देखेंगे, गांव से ताल्लुक रखते हैं तो वहाँ पर देखे होंगे कि छोटे छोटे वार्ड संख्या होती है, उस वार्ड संख्या से कोई बीडीसी का चुनाव लड़ता है तो उसी को वार्ड बोला जाता है। तो ये वार्ड हो गया, और ये पूरे गांव का एक ग्राम पंचायत होता है, जहाँ पर मुखिया बैठता है, और ये वार्ड संख्या जो सदस्य होते हैं, इन्हीं को पंच बोला जाता है। और मुखिया को कहीं कहीं गाँव में उसे ही सरपंच या प्रधान या मुखिया ऐसा ही बोला जाता है। और ये जो भी होते हैं ये पंच होते हैं। ठीक है, ये पंच होते हैं। ये जब न्यायपालिका की बात होती है ग्राम पंचायत में, तो ये पंच बन जाते हैं, ये जितने भी सदस्य होते हैं। ठीक है, ये पंच बन जाते हैं। देखिए वार्ड संख्या में बांट दिया जाता है, जिसमें बीडीसी का चुनाव ये वार्ड संख्या ही लड़ते हैं। और पूरे गांव में एक जो सबसे ऊपरी चुनाव लड़ता है उसे ग्राम प्रधान बोला जाता है। जो पूरे गांव का मुखिया बनने का चुनाव लड़ता है उसे ग्राम प्रधान बोला जाता है। ठीक है, अब इसमें कार्यपालिका अलग अलग होती है, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जैसे देखिए विकास का काम कराना हो तो प्रधान होता है और वार्ड सदस्य होता है, प्रधान होता है, वार्ड सदस्य। यदि मान लीजिए कोई गांव में कोई काम फंस गया हो, किसी की लड़ाई हो गया है किसी के बीच, उसे लड़ाई को सुलह करवाना हो, सुलझाना हो, तो न्यायपालिका कहा जाता है। तो उसे सरपंच बोला जाए, जब उसकी न्याय करने जाता है तो उसे सरपंच बोला जाता है। और कहीं कहीं गांव में प्रधान को ही सरपंच का पद दे दिया जाता है, कार्यभार दे दिया जाता है। तो यानी प्रधान भी रहता है और सरपंच, यानी दोनों का काम एक ही करता है, एक ही आदमी करता है। जो सरपंच के साथ जाते हैं वो वार्ड सदस्य होते हैं, ये पंच के रूप में होते हैं। तो इनकी बात ऊपरी होती है। ठीक है, 7,000 की जनसंख्या पर 7,000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। मान लीजिए ये गांव हो गया और इस गांव में 7,000 से अधिक जनसंख्या है, तो इस गांव में एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा। ठीक है, इस गांव में ग्राम पंचायत, मान लीजिए इसी गांव में ये गांव अलग अलग हैं, जबकि एक ही निर्वाचन में पड़ रहे हैं। जैसे अभी इसको समझा रहा हूँ, ये गांव अलग है और ये गांव अलग है, जबकि इन दोनों गांवों का प्रधान एक ही है। तो यदि इसमें भी 7,000 से अधिक लोग रहे हैं तो यहाँ पर भी ग्राम पंचायत बनाया जाएगा। यहाँ पर भी अगर 7,000 से अधिक लोग रहे हैं तो यहाँ पर भी ग्राम पंचायत बनाया जाएगा। ठीक है, और देखिए जो सरकारी अधिकारी होता है ग्राम पंचायत सहायता के लिए, जो सरकारी अधिकारी होता है उसे क्या बोला जाता है? बीडीओ बोला जाता है। बीडीओ बोला जाता है। ग्राम पंचायत सहायक होता है, सहायक। ग्राम पंचायत सहायक में अगर वैकेंसी निकलता है, आप देखे होंगे कि ग्राम पंचायत सहायक उसे बोला जाता है। जैसे अगर पंचायत वेब सीरीज देखें तो उसमें जो शायद जितेंद्र नाम है, उसमें जो रहता है वो ग्राम पंचायत सहायक ही रहता है। वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देकर ही ये अधिकारी बना जाता है ग्राम पंचायत का। देखिए ग्राम पंचायत का कार्य क्या होता है कि
इनके जल संसाधन हो गया, सड़क हो गया, जल निकासी हो गया, स्कूल हो गया, भवन हो गया, जैसे इन नियमों का रख रखाव निर्माण करने के लिए ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है, मुखिया बनाया जाता है। ठीक है, आता है ब्लॉक स्तर पर। ग्राम पंचायत हो गया, अब ब्लॉक स्तर पर आते हैं। तो ब्लॉक स्तर पर देख लेते हैं। ब्लॉक स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर देखिए, ब्लॉक समिति का जो अध्यक्ष होता है उसे ब्लॉक प्रमुख बोला जाता है, और इसका चुनाव नहीं होता है। इसका चुनाव नहीं होता है, यानी पंचायत समिति का जो अध्यक्ष होता है, यानी ब्लॉक का जो अध्यक्ष होता है उसे ब्लॉक प्रमुख बोला जाता है, और इसका चुनाव नहीं होता है। ठीक है, ये जो चुने हुए सदस्य होते हैं वही उनका चुनाव करते हैं, यानी प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता, यानी जनता द्वारा चुनाव नहीं होता है। सेकंड पॉइंट में लिखिए कि उसी क्षेत्र के लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। ठीक है, लोकसभा, ये लोकसभा हो गया, और ये राज्यसभा। फिर से राज्य का जो होता है विधानसभा और विधान परिषद का कोई भी सदस्य इस ब्लॉक प्रमुख में हिस्सा ले सकता है, इस ब्लॉक प्रमुख में हिस्सा ले सकता है, ये बन सकते हैं यदि उस क्षेत्र के हैं तब। देखिए, पंचायत समिति में जो नियुक्ति अधिकारी होता है, ठीक है, ये गांव हो गया, और ये गांव में ग्राम पंचायत होता है, और ये ग्राम पंचायत जाता है विकास के काम करने के लिए ब्लॉक में जाता है, ये ब्लॉक हो गया। और इसमें जो अधिकारी बैठता है ये बैठता है BDO, BDO बैठता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बैठता है। तो उम्मीद करता हूँ इतना समझ गए होंगे। अब आता है जिला पंचायत। जिला पंचायत की बात करें, ठीक है, जिला पंचायत की बात करें तो जिला पंचायत का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, लेकिन इनका चुनाव भी प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, यानी जनता द्वारा चुनाव नहीं होता है। और देखिए, इनमें कौन कौन हिस्सा ले सकता है, तो इनमें लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के सदस्य भाग ले सकते हैं यदि उस क्षेत्र के हैं तब, यानी उस जिले के हैं तब। जिला पंचायत का जो सरकारी अधिकारी होता है उसे CDO बोला जाता है, CDO। ठीक है, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, CDO बोला जाता है। देखिए, जब BDO को कोई काम कराना हो किसी गांव के रिलेटेड, तो वो क्या करता है, अपनी फाइल को CDO के पास ले जाता है, और ये जो CDO होता है ये फंड देता है, ये CDO फंड देता है पंचायत समिति को। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, 243 का D। इसमें कहता है पंचायत में SC ST यानी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल जो टेरिटरी होता है, टेरिटरी नहीं, ट्राइबल्स का जो आरक्षण है, रिजर्वेशन है, उसके बारे में ये बात करता है। देखिए, पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित और अनुसूचित जाति के लोगों के लिए जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। पंचायत क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के आधार पर ही आरक्षण दिया, और ये कौन निर्णय लेता है, ये निर्वाचन आयोग निर्णय लेता है। ठीक है, निर्वाचन आयोग निर्णय लेता है। OBC का जो आरक्षण होता है, OBC का, ये तो SC ST का तो जनसंख्या के आधार पर होगा, लेकिन OBC का जो आरक्षण होता है चुनाव कराने का, आरक्षण देने का, तो ये राज्य विधानमंडल के, विधानमंडल में देखिए विधान परिषद भी होगा, विधानसभा भी होता है, तो राज्य के विधानमंडल ये निर्णय लेता है कि OBC का आरक्षण देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। थर्ड पॉइंट पर आता है कि पंचायत क्षेत्र में महिलाओं को 33%, ठीक है, 33% यानी 1/3 उसको स्थान आरक्षित किया गया है, दिया जाना चाहिए, यानी 33% ये कन्फर्म है कि महिला को आरक्षण दिया जाना चाहिए, ये कन्फर्म है। तो चलिए अब नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं कि 243E, पंचायतों का कार्यकाल। देखिए, पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है, जो गांव में प्रधान बनते हैं वो कितने टाइम के लिए बनते हैं, तो ये 5 साल के लिए बनते हैं। ठीक है, 5 साल के लिए बनते हैं। यदि 5 साल के अंदर किसी प्रधान को हटाना हो, ठीक है, तो उस पंचायत का विघटन कहा जाता है, यानी भंग हो जाना कहा जाता है। फिर से 6 महीने के अंदर उस गांव में क्या होता है, पुनः चुनाव कराना होगा, अनिवार्य होगा। ठीक है, कार्यकाल तो 5 साल तक होता है, कार्यकाल 5 साल तक होता है। यदि पंचायत दोबारा उस प्रधान को हटाकर चुनाव कराना हो तो 6 महीने के अंदर उसको हटाकर उसको पंचायत का चुनाव करवाना होगा। चलिए 243F आर्टिकल कहता है पंचायत सदस्यों की योग्यता, यानी देखिए पंचायत सदस्यों की योग्यता क्या होती है, यानी सदस्य बनने के लिए, पंचायत सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी है। तो सबसे पहले जो मिनिमम है, मिनिमम 21 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, तब आप चुनाव में उठ सकते हैं, प्रधान के चुनाव में। पंचायत सदस्यों की योग्यता में संशोधन करने का अधिकार, अगर ये 21 वर्ष बढ़ाना चाहते हैं तो ये राज्य विधानमंडल के ऊपर निर्भर करता है, राज्य विधानमंडल के ऊपर निर्भर करता है कि ये 21 से 22 या 22 से 25 या जो भी उम्र ये करना है, तो ये केवल राज्य विधानमंडल ही कर सकता है ये संशोधन करके। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आर्टिकल कहता है 243G, पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकरण, उत्तरदायित्व। देखिए, पंचायत की क्या क्या पावर्स होती हैं, क्या क्या प्राधिकरण होती हैं, क्या क्या उत्तरदायी होती है कि काम करने के प्रति। तो देखिए, पंचायतों का यह शक्ति यानी ये कर्तव्य दिया गया है कि सामाजिक न्याय, ठीक है, सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की योजना तैयार करे और उसे लागू करे। देखिए, सामाजिक न्याय, गांव में सभी के प्रति एक सहानुभूति यानी न्याय होनी चाहिए, कोई किसी से छोटा बड़ा नहीं, यानी सबको प्रधान एक बराबर
देखना चाहिए। और जो आर्थिक विकास है, विकास का मतलब सबको रोज़गार मिलना चाहिए। जो गाँव में बेरोज़गार बैठे हैं उनको रोज़गार, मनरेगा के तहत रोज़गार, यानी विकास ऐसे ही कहते हैं। आर्थिक विकास की योजनाएँ जो आती हैं उनको इम्प्लीमेंट करना है, यानी उनको रोज़गार देना है। जो योजनाएँ केंद्र की तरफ से या राज्य की तरफ से आता है उनको लागू कराना हो। ये वे ये वे योजनाएँ हैं जो अनुसूची 11 में शामिल किया गया है कार्य करने के लिए। और ये जो कार्य होता है, अनुसूची 11 जब आप पढ़ेंगे तो उसमें 29 विषय दिया गया है, पंचायत के प्रति कौन-कौन सी काम होती हैं करने के लिए। तो ये सभी इम्प्लीमेंट करने, जो कार्य करने की जो 29 विषय हैं, इसको इम्प्लीमेंट करना ही पंचायत की शक्तियाँ होती हैं, कर्तव्य होता है और उनका उत्तरदायित्व होता है। ठीक है? अब चलिए नेक्स्ट आर्टिकल्स है 243 एच, पंचायतों द्वारा कर यानी टैक्स लगाने की शक्ति। इसका मतलब क्या है? देखिए, पंचायती संस्थाओं को कर लगाने का भी अधिकार दिया गया है। जो पंचायत संस्थाएँ हैं, जो पंचायत, ग्राम की पंचायत हो गए या ब्लॉक पंचायत हो गया या जिला पंचायत हो गया, इनको टैक्स लगाने की भी अनुमति दिया गया है कि ये टैक्स लगा सकते हैं। जैसे गाँव में हो गया या ब्लॉक स्तर पर हो गया, कोई सड़क का निर्माण कराना हो, तो गाँव के विकास के लिए वो उस टैक्स लिया जाता है। ठीक है? गाँव के विकास के लिए उस टैक्स लिया जाता है, ब्लॉक स्तर से लिया जाए या जिला स्तर से लिया जाए। जो भी टैक्स लगाना चाहता है वो ले सकता है, लेकिन एक लिमिट में होता है और ये परमिशन के तहत होता है। 243 आई अनुच्छेद कहता है कि वित्तीय स्थिति के लिए वित्त आयोग यानी फाइनेंशियल कमीशन का गठन करना। इसका मतलब क्या है? देखिए, राज्य का जो राज्यपाल होता है प्रत्येक वर्ष, यानी प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर, ये जो 5 वर्ष की समाप्ति हो रहा है, ठीक है? ये प्रधानी का जब चुनाव होता है या पंचायत का जब चुनाव होता है, 5 वर्ष की समाप्ति पर जो राज्य का राज्यपाल होता है, वो राज्य में पंचायतों की सुदृढ़ सुदृढ़ वित्त के संबंध में सलाह हेतु एक राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। और इसलिए क्यों करता है? क्योंकि इस आयोग के तहत ही पता लगाया जा सकता है कि इस पंचायत समिति में या ग्राम पंचायत में, जिला पंचायत में कितनी खर्च या एक्सपेंडिचर होनी चाहिए, क्या-क्या विकास होनी चाहिए और कैसे इसको सुदृढ़ बनाना चाहिए, गाँव को कैसे विकास के रूप में इसे आगे बढ़ाना चाहिए आधुनिक के तौर पर। तो इनके लिए एक वित्त आयोग का गठन होना चाहिए और ये कराता भी है। राज्य के विधानमंडल को ये शक्ति दी गई है, सेकंड पॉइंट में लिखिए कि राज्य के विधानमंडल, देखिए ये काम वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्यपाल करता है। लेकिन सेकंड पॉइंट कह रहा है कि राज्य के विधानमंडल को ये पावर्स दी गई है कि वह राज्य के वित्त आयोग सदस्यों की योग्यता और कार्य करने की जो शक्ति है उसको निर्धारण करे। यानी राज्य के विधानमंडल ही तय करता है कि इनकी जो वित्त आयोग में ये सदस्य गए हैं, इनकी क्या योग्यता होनी चाहिए और इनकी क्या कार्य करने की शक्ति होनी चाहिए। तो आई थिंक इतना समझ गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यही है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। नेक्स्ट आर्टिकल हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए।